Absorption rates of employee cost. Employee cost, as stated above, include monetary compensation and non-monetary compensation. मॉनेटरी बेनिफिट्स इंक्लूड वेजेस, डीए, ओवर टाइम वगैरह सब. नॉन मॉनेटरी में आता मेडिकल फैसिलिटी, सब्सिडाइज कैंटीन वगैरह. ठीक है. अकाउंटिंग ऑफ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स टू इनडायरेक्ट वर्कर्स डज नॉट पोज. देखो इनडायरेक्ट वर्कर्स का अभी हमने पढ़ा प्रीवियस लेक्चर में, वो तो सीधा सीधा ओवरहेड्स में जाने वाला है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. डज नॉट पोज एनी प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द टोटल आर ट्रीटेड एज ओवरहेड, मॉनेटरी हो या नॉन मॉनेटरी हो. जैसे कि इनडायरेक्ट वर्कर्स, इनके केस में मॉनेटरी हो, मॉनेटरी एज वेल एज नॉन मॉनेटरी, मॉनेटरी एज वेल एज नॉन मॉनेटरी बोथ आर ट्रीटेड एज ओवरहेड्स. ठीक है. For direct workers, the ideal method is to charge the job or units produced by supplying per hour rate calculated as below. और डायरेक्ट वर्कर के केस में क्या होता है, जो डायरेक्ट वर्कर्स होते हैं, डायरेक्ट वर्कर के केस में क्या होता है, उस जॉब पे या प्रोडक्ट पे हमें चार्ज करना होता है. ठीक है. तो उसका हमें एक रेट कैलकुलेट करते हैं. रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल एस्टिमेटेड मॉनेटरी बेनिफिट एंड कॉस्ट ऑफ नॉन मॉनेटरी बेनिफिट डिवाइडेड बाय बजटेड डायरेक्ट एम्प्लॉई आवर्स माइनस नॉर्मल आइडल टाइम. देखो फॉर्मूला अभी दिखा है, लेकिन इसके पहले अभी तक हमने जितना भी प्रॉब्लम सॉल्व किया है इसी फॉर्मूले से सॉल्व किया है. देखो ऊपर क्या है, टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट है, न्यूमरेटर में क्या है, एम्प्लॉय कॉस्ट है, बोथ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी. हाँ. और डिनोमिनेटर में क्या है, बजटेड डायरेक्ट एम्प्लॉई आर माइनस नॉर्मल आइडल टाइम. तो देखो हर जगह हमने वही किया है. हमने क्या किया है, यहाँ पे 300 था, उसमें से 20 लीव वाला था, तो चलो ये तो लीव वाला एग्जांपल हो गया, तो लॉजिक वही है. इसके ऊपर का एग्जांपल देखते हैं. इफेक्टिव आवर्स निकाले हमने, वेज रेट, इफेक्टिव आवर्स मतलब वही 300 था, उसमें से 15 डेज माइनस किया, तो हम क्या कर रहे हैं, इफेक्टिव आवर्स निकाल रहे हैं. ठीक है. लेकिन यहाँ अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इफेक्टिव, यहाँ पे भी वही है, इफेक्टिव आवर्स है, ये इफेक्टिव आवर्स है, ये बजटेड डायरेक्ट एम्प्लॉई आवर मतलब एकदम इफेक्टिव, जिसमें से हमने नॉर्मल आइडल टाइम होता है ना, वो भी माइनस कर दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, रेट पर आवर. सिंपल है एकदम. अनदर अल्टरनेटिव मेथड इज टू ट्रीट द मॉनेटरी बेनिफिट्स अदर दैन बेसिक वेजेस एंड डियरनेस अलाउंसेज एज वेल एज कॉस्ट ऑफ नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स एज ओवरहेड. एक तो हम क्या करेंगे, एम्प्लॉई का रेट पर आवर निकाल लेंगे. कैसे, टोटल मॉनेटरी प्लस नॉन मॉनेटरी डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स माइनस आइडल टाइम. या फिर हम क्या करेंगे, जो नॉन मॉनेटरी है तो उनको क्या ट्रीट करेंगे, उसको ओवरहेड्स ट्रीट कर लेंगे, उन्हें क्या करेंगे, ओवरहेड्स ट्रीट करेंगे. इनडायरेक्ट वर्कर्स के केस में तो क्लियर है कि वो पूरा पूरा ओवरहेड्स जाएगा, लेकिन डायरेक्ट वर्कर्स के केस में क्या होता है, वो नॉर्मल वेज रेट से भी जा सकता है, या जो नॉन मॉनेटरी है उसको हम ओवरहेड्स ट्रीट कर देंगे. अब दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इफ़िशियंसी रेटिंग प्रोसीजर. इफ़िशियंसी निकालेंगे हम. इफ़िशियंसी मतलब क्या होता है, इट इज़ अ टाइम टेकन बाय वर्कर on a job, if the time taken by a worker on the job equals or less than the standard time, then he is rated as efficient. मान लो एक कोई टॉपिक है, मान लेते कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग पढ़ने को स्टैंडर्ड टाइम लगता है 10 आवर्स. ठीक है. 10 आवर्स में मटेरियल कॉस्टिंग कंप्लीट हो जाता है. तो मैं आपको इफ़िशियंट कब बोलूँगा, ये स्टैंडर्ड टाइम है. मैं आपको इफ़िशियंट बोलूँगा तब जब, अगर आप 10 आवर्स में कंप्लीट कर लेते हो तो मैं बोलूँगा स्टैंडर्ड 10 था और आपने 10 आवर्स में किया, इसका मतलब आप इफ़िशियंट हो. या आप 10 से कम में कर लेते हो, 9, 8, 7, है ना. अगर आप 9 में करते हो तो आपने 10 आवर्स का काम 9 आवर्स में कर लिया, तो इसका मतलब आप मोर इफ़िशियंट हो. लेकिन अगर 10 आवर्स का काम अगर आप 11 आवर्स में करते हो तो मैं आपको क्या कहूँगा, आप इनइफिशियंट हो. हम इफ़िशियंट कब कहते हैं, जब जो स्टैंडर्ड टाइम होता है वो स्टैंडर्ड टाइम के अंदर अंदर अगर हमारा वो काम अचीव हो जाता है तो हम कहते हैं इफ़िशियंट है. तो इफ़िशियंसी को परसेंटेज के रेट टाइम टर्म्स में कैसे बनेंगे, इन केस ही टेक्स मोर टाइम दैन द स्टैंडर्ड टाइम ही इज रेटेड एज इनएफिशिएंट.
अगर स्टैंडर्ड टाइम से ज़्यादा टाइम लग रहा है तो वो क्या है, इनएफिशिएंट है। एफिशिएंसी इन परसेंटेज, टाइम अलाउड एज पर स्टैंडर्ड डिवाइड बाय टाइम टेकन। सिंपल फॉर्मूला लॉजिकल है। अगर स्टैंडर्ड टाइम दिया है 10 आवर्स, ठीक है, तो 10 आवर्स आ जाएगा न्यूमरेटर में। अब आप कर रहे हो 5 आवर्स में, इंटू हंड्रेड, तो आंसर क्या आ गया, 200%। तो ये आपकी इफ़िशियंसी क्या है, 200% है। जो काम 10 घंटे में करना था वो आपने 5 घंटे में कर दिया, तो 10 घंटे में तो आप 2 बार कर लोगे, है ना। 10 आवर्स था, आपने 9 घंटे में किया, इंटू 100, 10 आवर्स डिवाइड बाय 9 इंटू 100। तो इससे क्या होगा, आप इफ़िशियंट हो, आप इफ़िशियंट रहोगे, इंटू 100। तो 111% आपका इफ़िशियंसी आ रहा है, ठीक है। वही अगर 10 आवर्स का काम था आपने 15 आवर्स में कंप्लीट किया है, 10 आवर्स का काम था आपने 15 आवर्स में कंप्लीट किया है, तो आपकी इफ़िशियंसी है 66.67%, है ना। अब डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड टाइम पर अच्छा, अब ये इफ़िशियंसी कैसे निकालते हैं, प्रोसीजर क्या है। तो सबसे वही जो हमने फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा था वह वैसा ही है। एक हम पहले स्टैंडर्ड टाइम निकालेंगे या स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड निकाल लेंगे। हमने स्टैंडर्ड निकाल लिया कि मटेरियल कॉस्टिंग पढ़ने को लगते हैं 10 आवर्स, ठीक है, हमने ये स्टैंडर्ड निकाल लिया। अब देखेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम मेजर करेंगे, एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब एक्चुअल परफॉर्मेंस आ रही है 8 आवर्स या 11 आवर्स, ठीक है। अब computation of efficiency rate, the efficiency rating of each worker can be computed by using above mentioned formula। अब यहाँ पे हम वो ऊपर जो फॉर्मूला देखा था वो लगा लेंगे। स्टैंडर्ड मिल गया हमें 10, एक्चुअल मिल गया हमें 8, तो निकाल लो 10/8, है ना। सिंपल है एकदम। इसे आप एक बार रीड कर लेना, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, फर्स्ट टॉपिक में हमने डिटेल में भी देखा था ये। अच्छा, अब ये स्टैंडर्ड कैसे निकालेंगे हम, पास्ट परफॉर्मेंस को देख के हम निकालेंगे कि कितना टाइम लगता है ना। या टाइम एंड मोशन स्टडी करेंगे। ओके, नीड फॉर इफ़िशियंसी रेटिंग क्यों निकालना है। एज डिस्कस्ड अर्लियर, व्हेन अ फर्म फॉलोज अ सिस्टम ऑफ पेमेंट बाय रिजल्ट्स, द पेमेंट हैज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द आउटपुट गिवन बाय अ वर्कर। The firm for making payment to worker is required to ascertain his efficiency level। अब ये देखो, एक टेलर्स का, जैसे कि हमने देखा था हालसे का मेथड देखा था और रोवन का मेथड देखा था। हालसे का क्या था बेटा, 50% वाला था, और रोवन का क्या था, प्रोपोर्शनेट वाला था। तो उसी तरह टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट भी है एक, ये लिख लो आप, टेलर्स डिफरेंशियल पीस वर्क सिस्टम, ठीक है। ये पहले के सिलेबस में था, अभी सिलेबस से हट गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक लाइन में जिक्र है, तो वो एक लाइन में हमें याद कर लेना है कि टेलर के सिस्टम में हमारा रेट कितना हो सकता है, 83% ऑफ पीस रेट इज़ गिवन टू वर्कर व्हेन हिज इफिशिएंसी रेशियो इज़ लेस देन 100 एंड हायर रेट 125% ऑफ पीस रेट। तो टेलर की केस में MCQ आ सकता है 83% से लेके 125% तक का वेज रेट मिलता है। इसका मतलब अगर मेरा वेज रेट है ₹100 पर डे और मैं इनएफिशिएंट हूँ, तो मेरा वो रेशियो वगैरह निकालते हैं और मुझे 83% तक का वेजेस मिलेगा। मतलब 83 से 100 तक का कुछ वेज मुझे मिल सकता है। मिनिमम मुझे 83 तो मिलेगा ही, और अगर मैं हाईली इफिशिएंट हूँ तो मैक्सिमम मुझे 125 वेज रेट मिलेगा। अब ये क्यों होता, कैसे होता, ये हमारे सिलेबस में है ही नहीं। पहले IPCC के सिलेबस में ये हुआ करता था। हालसे रोवन की तरह टेलर का भी फॉर्मूला हमारे एग्ज़ाम में आया करता था, ठीक है। अब उसी की तरह एक और है इमर्सन्स का। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 66, जैसे कि टेलर में 83 और 125 है, इमर्सन में 66.67% से लेके 150% तक का सैलरी मिलता था, based on efficiency. The efficiency rating also helps the management in preparing employee requirement budget or for preparing manpower requirements। अब देखो, अगर हमें पता है कि हमारे एम्प्लॉयज़ की इफ़िशियंसी कितनी है, अगर हमें पता है कि हमारे एम्प्लॉयज़ की इफ़िशियंसी 80% है, अब स्टैंडर्ड टाइम हमें दिया है कि कोई काम है जो 100 आवर्स में हो सकता है, कोई काम ऐसा है जो 100 आवर्स में हो सकता है, और हमारे एम्प्लॉय की इफ़िशियंसी 80% है,
तो क्या हम उन्हें 100 आवर्स दे देंगे? क्या 100 आवर्स में काम हो जाएगा क्या? नहीं। ये जो स्टैंडर्ड टाइम बता रहा है ये तो 100% एफिशिएंसी पे बता रहा है। अगर हम 100% एफिशिएंटली काम करें तो हमें 100 आवर्स लगेंगे, लेकिन हम तो 80% एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं। हम तो 80% एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, तो हमें कितना टाइम लगेगा? 125 आवर्स लगेंगे। हमें कितना टाइम लगेगा? 125 आवर्स। तो हम हमारा बजट कैसा बनाएंगे? हम हमारे बजट में 125 आवर्स देंगे। 125 कैसे लाया मैंने? 100 डिवाइड बाई 80%। तो हम जब हमारा लेबर का बजट बनाएंगे तो हम लेबर आवर्स कितने निकाल के रखेंगे? 125 आवर्स, ना कि 100 आवर्स। अगर 100 आवर्स हमने बजट में बना, हमने अगर बजट में 100 आवर्स कंसिडर किए तो हमारा जो ऑर्डर है वो फुलफ़िल ही नहीं हो पाएगा। हमारा ऑर्डर फुलफ़िल ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम इनएफिशिएंट है, क्योंकि हम इनएफिशिएंटली काम कर रहे हैं। और वाइस वर्सा, अगर इफ़िशिएंसी ज़्यादा हो तो हमें 100 से भी कम आवर्स लगेंगे। ये एग्जाम्पल है, इसके ज़रिए हम समझते हैं, सिंपल है एकदम। द इफिशियंसी रेटिंग ऑल्सो हेल्प्स द मैनेजमेंट इन प्रिपेयरिंग एम्प्लॉय रिक्वायरमेंट बजट। ठीक है, पी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 2 प्रोडक्ट्स बाय यूजिंग 1 ग्रेड ऑफ एम्प्लॉय। मतलब हम 2 प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, और एम्प्लॉय हमारे एक जैसे हैं। बजटेड प्रोडक्शन हमारा है ए का 3480, बी का 4000, और ए का एक यूनिट बनाने के लिए हमें लगते हैं 5 आवर्स, और बी का एक यूनिट बनाने के लिए हमें लगते हैं 4 आवर्स। इट इज़ फर्दर वर्कड आउट दैट द इफिशियंसी रेटिंग for productive hours worked by the direct worker in actually manufacturing the production is 80% than the exact standard employee hour requirement can be worked out। हमें क्या दिया है कि हम ए के इतने यूनिट बना रहे हैं और बी के इतने यूनिट बना रहे हैं। एक यूनिट बनाने को इतना और इतना टाइम लगता है, और हमारी इफ़िशियंसी 80% है। तो हमने कितने आवर्स काम करना पड़ेगा? कितने आवर्स काम करना पड़ेगा? सिंपल है, बजटेड है 3480, और स्टैंडर्ड आवर्स कितने लगने वाले हैं? 3480 इंटू 5 आवर्स। एक यूनिट को 5 आवर्स लगते हैं, तो इतने यूनिट्स को कितना है? तो इंटू 5, तो ये आ गया 17,400 और ये आ गया 16,000। तो टोटल आवर्स हमें चाहिए कितने? 33,400। टोटल आवर्स कितने चाहिए हमें? 33,400 आवर्स। अगर हमारे स्टैंडर्ड आवर्स अगर हमने काम किया तो हमें इतना और इतना आउटपुट मिल जाएगा। लेकिन हमारा इफ़िशियंसी कितना है? 80% का ही है। हमारा इफ़िशियंसी कितना है? 80% का ही है। तो फिर हम 80% का 80 पर हमें ये जो है ये कितना 100% अगर इफ़िशियंसी पे काम करे तो हमें 33,400 आवर्स लगने वाले हैं। लेकिन हम काम के कितने इफ़िशियंसी पे कर रहे हैं? हम 80% एफिशिएंसी पे काम कर रहे हैं। हम 80% एफिशिएंसी पे काम कर रहे हैं, तो हमें कितना आवर्स चाहिए? 41750। कैसे? 33,400। ये कितना ये है 100% एफिशिएंसी पे। हमें निकालना है 80% एफिशिएंसी। हम काम कर रहे हैं 80% एफिशिएंसी पे, तो आ जाता है 41,750। नॉर्मल मैथमेटिक्स है, बचपन में किया था हमने 9th-10th में। ओके, अब देखते हैं एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। Productivity is generally determined by the input-output ratio. In case of employees, it is calculated as below: standard time for doing the actual work divided by actual time taken। देखो ये इफ़िशियंसी का था ना, वैसे ही फॉर्मूला है। टाइम अलाउड मतलब ही स्टैंडर्ड टाइम अपॉन टाइम टेकन, और ये प्रोडक्टिविटी का भी वही है, टाइम स्टैंडर्ड टाइम फॉर डूइंग एक्चुअल वर्क डिवाइड बाय एक्चुअल टाइम टेकन। तो हमारी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा कब है? कैसे देखेंगे? एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी इज़ यूज फॉर मेजरिंग इफिशियंसी ऑफ इंडिविजुअल वर्कर। इट इज़ एन इंडेक्स ऑफ इफिशियंसी इन द यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, मटेरियल कैपिटल पावर एंड ऑल काइंड्स ऑफ सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़। इट इज़ मेजर्ड बाय द आउटपुट इन रिलेशन टू इनपुट। इनपुट आउटपुट रेशो देखते हैं हमारा। मान लो 100 kg इनपुट में हम 100 kg इनपुट में हमें 200 यूनिट्स का आउटपुट मिलता है। ठीक है, अब मान लो अगर कोई एम्प्लॉई जो 100 kg इनपुट लेके 210 यूनिट्स का आउटपुट देता है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी कैसी है? कम है या ज़्यादा है?
उसकी प्रोडक्टिविटी कम है या ज़्यादा है। ये हमारा स्टैंडर्ड रेशियो है, ठीक है, और ये एक्चुअल में ऐसा हो रहा है। स्टैंडर्ड रेशियो हमने डिसाइड किया था 100 kg रॉ मटेरियल से 200 यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन हमारा कोई एम्प्लॉई है जो 100 kg रॉ मटेरियल लेता है और 210 kg आउटपुट देता है, तो वो कैसा है, उसकी प्रोडक्टिविटी कैसे है, हाई प्रोडक्टिविटी। ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ, उसने वेस्टेज कम निकाला होगा, है ना, वेस्टेज कम निकाला होगा, टाइम सेविंग किया होगा, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। तो इट इज़ मेजर्ड by the output in relation to input. Productivity can be improved by reducing the input for a creation quantity. या ऐसा हो सकता है, ये तो हो गया केस वन, या दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि 200 यूनिट्स का आउटपुट वो सिर्फ 95 kg ऑफ इनपुट्स में बना ले रहा है, 95 kg इनपुट्स ले रहा है और 200 kg आउटपुट दे रहा है, मतलब 5 kg का इनपुट सेव कर रहा है। इसका मतलब ही उसका क्या है, प्रोडक्टिविटी हाई है ना। फैक्टर्स फॉर इंक्रीजिंग एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉइंग, हाँ, एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाने का, कि हम एम्प्लॉइंग ओनली दोज वर्कर्स हु पजेस द राइट टाइप ऑफ स्किल, हम उन्हीं लोगों को काम पे रखेंगे जो वो काम करने के लिए सक्षम है, हु आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट जॉब, पर्टिकुलर जॉब। अब मान लीजिए, अब मेरा बड़ा कंपनी है रौनक इंफ्रा लिमिटेड, ठीक है, अब मुझे मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है, अकाउंटिंग मेंटेन करना है, या मेरे जीएसटी रिटर्न्स वगैरह फाइल करना है, तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करूँगा या डॉक्टर को हायर करूँगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट को। क्यों, बिकॉज ही इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग दैट जॉब, है ना। मैंने डॉक्टर को या और किसी पर्सन को हायर किया या बीकॉम वाले को हायर किया तो मुझे उतना एफिशिएंटली रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो राइट टाइप ऑफ पर्सन को हायर करना चाहिए, प्लेसिंग अ राइट टाइप ऑफ पर्सन टू अ राइट टाइप ऑफ जॉब। अब हमारी कंपनी में n नंबर ऑफ पर्सन्स होते हैं, बहुत सारे पर्सन्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं कंपनी में, लेकिन हर एक को जब हम काम अलोकेट करते हैं तो काम कुछ इस तरह से अलोकेट करेंगे कि हमें रिजल्ट मैक्सिमम मिले, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा मिले। जैसे कि एक घर होता है, घर में 3 बेटे होते हैं, समझो 3 भाई है, तो 3 भाई एक ही बिजनेस कर रहे थे, वो तीनों भाई क्या करेंगे, तीनों जन एक एक ही काम करेंगे क्या, नहीं, वो काम बांट लेंगे। एक भाई फाइनेंस देखेगा, एक भाई सेल्स देखेगा, एक भाई प्रोडक्शन देखेगा, ठीक है। प्रोडक्शन जनरली कौन सा भाई देखेगा, जो इंजीनियर है। फाइनेंस कौन सा भाई देखेगा, जो सीए है। और मार्केटिंग कौन सा भाई देखेगा, जो एमबीए है ना। ऐसा ही होगा ना, या ऐसा होगा सीए वाला भाई प्रोडक्शन देखेगा और इंजीनियर वाला भाई फाइनेंस देखेगा, ऐसा कुछ होगा क्या, नहीं। तो हम क्या करते हैं, वो जो काम डिस्ट्रीब्यूट होता है घर में भी, वो राइट पर्सन को राइट जॉब अलोकेट करते हैं, तो इससे क्या होता है, आउटपुट ज़्यादा मिलता है। ट्रेनिंग, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग होना चाहिए, जो नवे एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं या फिर जो जूने एम्प्लॉयज़ हो गए उन्हें भी टाइम टू टाइम इंडक्शन होना चाहिए, ट्रेनिंग होना चाहिए। टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स टू अवॉइड द सिचुएशन ऑफ एक्सेस और शॉर्टेज, और हमने ये कोशिश करना चाहिए कि हमारे पास कभी ऐसा ना हो कि हमें फैक्ट्री में रिक्वायरमेंट है 100 एम्प्लॉयज़ की और हमारे पास है सिर्फ 80 एम्प्लॉयज़, तो क्या होगा, ओवरबर्डन हो जाएंगे एम्प्लॉयज़, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, आउटपुट टाइम पे नहीं मिल पाएगा, है ना, ये गलत है। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए 100 एम्प्लॉयज़ का रिक्वायरमेंट था, हमने 120 एम्प्लॉयज़ लगा के रखे, तो उसमें भी क्या होगा, केओस हो जाएगा, उसमें भी क्या होगा, केओस होगा। कुछ एम्प्लॉयज़ ईमानदारी से काम करेंगे, कुछ एम्प्लॉयज़ कम काम करेंगे, तो जो ईमानदारी से काम कर रहा है वो कम काम करने वाले को देख के वो भी कम काम करने लग जाएगा। वो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये एक बॉक्स है, इसे ढकेलना है तो 2 लोग यहाँ से ढकेल रहे और 2 लोग यहाँ से ढकेल रहे, तो बॉक्स सरकेगा क्या, नहीं सरकेगा। 2 लोग इधर ढकेल रहे, 2 लोग इधर ढकेल रहे, तो होगा क्या, नहीं। तो जितना रिक्वायरमेंट है ऑप्टिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ही होना चाहिए हमारे कंपनी में। कैरिंग आउट वर्क स्टडी फॉर फिक्सेशन ऑफ वेजेस एंड फॉर द सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, हमने वर्क को आसान बनाना चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन करना चाहिए, एसओपी बनाना चाहिए, एसओपी बनाना चाहिए, मतलब जॉब करने की एक प्रोसीजर हमने डिसाइड कर देनी चाहिए और वो हमने लिख के हमारे एम्प्लॉयज़ को बता देनी चाहिए। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, अगर आप गूगल करो स्टैंडर्ड एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर,
तो हर चीज़ का एक एसओपी होता है, कोई भी काम कैसे करना है उसका एक डिटेल में स्टेटमेंट होता है कि क्या क्या प्रोसेस करनी होती है, क्या क्या प्रोसीजर करनी होती है। या जैसे कि हम कोई नया मोबाइल लाते हैं, अनबॉक्स करते हैं, तो उसको स्टार्ट करने का जो हमें मैनुअल होता है, मैनुअल मतलब ही क्या होता है, एसओपी होता है, ठीक है। ये नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है एम्प्लॉई लेबर टर्नओवर। इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो लेबर टर्नओवर मतलब ये क्या होता है, मेजर करते हैं हम हमारे कंपनी में कितने एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं और कितने एम्प्लॉयज़ जा रहे हैं, कितने न्यू ज्वाइनिंग है और कितने लोग काम छोड़ के जा रहे हैं, कितने रिज़ाइन कर रहे हैं, है ना। तो इसे बोलते हैं एम्प्लॉय टर्नओवर, कितने फ्रेश ज्वाइन कर रहे हैं और कितने रिज़ाइन कर रहे हैं, इस चीज़ को बोलते हैं हम एम्प्लॉय टर्नओवर। एम्प्लॉय टर्नओवर और लेबर टर्नओवर इज इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज द रेट ऑफ चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉय फोर्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड मेजर्ड अगेंस्ट द सुटेबल इंडेक्स, ठीक है। एम्प्लॉय टर्नओवर और लेबर टर्नओवर इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज द रेट ऑफ द चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ द एम्प्लॉय। कंपोजिशन चेंज होना मतलब क्या, कुछ न्यू ज्वाइनिंग हुई है, कुछ न्यू ज्वाइनिंग हुई है, या कोई छोड़ के गया होगा, किसी ने जॉब लेफ्ट किया होगा, मेजर अगेंस्ट अ सुटेबल इंडेक्स, ठीक है। द स्टैंडर्ड ऑफ यूजुअल एम्प्लॉय टर्नओवर इन द इंडस्ट्री और अ लोकेलिटी और द एम्प्लॉय टर्नओवर रेट फॉर अ पास्ट पीरियड मे बी टेकन एज इंडेक्स और नॉर्म अगेंस्ट विच द एक्चुअल टर्नओवर रेट इज कंपेयर्ड। हमें क्या है, देखो कोई भी कंपनी हो, कोई भी बिजनेस हो, उसमें कुछ ना कुछ एम्प्लॉय तो काम छोड़ के जाएंगे ही, है ना। नॉर्मली हम देखते हैं कि 10% एम्प्लॉय काम छोड़ के जा रहे हैं। हाँ, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, नहीं तो मुझे कॉल आएगा सर 10% कहाँ चला है। नॉर्मली 10% एम्प्लॉय टर्नओवर है, मतलब हम जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं उसमें देखा गया है पास्ट ट्रेंड कि 10% एम्प्लॉय काम छोड़ के चल जाते हैं और उनकी जगह हमें नवे एम्प्लॉयज़ हायर करना पड़ता है ना। तो एक तो क्या है, ये इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड हम देख लेते हैं, या फिर हमारे खुद का पास्ट रिकॉर्ड चेक कर लेते हैं कि हमारे कंपनी में पिछले 4-5 साल में हर साल कितने नवे एम्प्लॉय ज्वाइन कर रहे हैं और कितने एम्प्लॉय लेफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो उस पे से हम एवरेज निकाल लेते हैं और उसको हम क्या एक स्टैंडर्ड पकड़ लेते हैं, एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं। फिर करंट पीरियड का हम कंपेयर करते हैं, करंट पीरियड का टर्नओवर कितना आया, करंट पीरियड में कितने लोग छोड़ के गए और कितने लोग ज्वाइन किए। अगर वो 10% से कम है, 8% है, तो हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। लेकिन अगर वो 10% से ज़्यादा टर्नओवर हो गया, 12% हो गया, तो हमें सोचना होगा कि हमारे कंपनी में, हमारी पॉलिसीज़ में कुछ तो भी कमियां हैं, कुछ तो भी खामियां हैं, जिसकी वजह से हमारा एम्प्लॉय टर्नओवर बढ़ा है। और एम्प्लॉय टर्नओवर ज़्यादा मतलब बुरी बात है। एम्प्लॉय टर्नओवर अगर हमारा ज़्यादा है तो ये बुरी बात है, लॉजिकल है, और अभी मैं आपको समझाऊंगा भी, नीचे डिटेल में लिखा है एम्प्लॉय टर्नओवर ज़्यादा है तो क्या बुरी बात है। अब एम्प्लॉय टर्नओवर कैलकुलेट करने की 3 मेथड है। एक है रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट मतलब क्या होता है कि मान लो हमारी कंपनी में रिप्लेस कितने एम्प्लॉय हो रहे हैं, कितने एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो छोड़ के जा रहे हैं और उनके जगह पे हम 90 एम्प्लॉयज़ हायर कर रहे हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ रिप्लेस ड्यूरिंग द पीरियड अपॉन एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ड्यूरिंग द पीरियड ऑन रोल। एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ का फॉर्मूला क्या है, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ड्यूरिंग द पीरियड का क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एट द बिगिनिंग अपॉन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एट द एंड डिवाइड बाय 2। सिंपल है। एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ का फॉर्मूला है एट द बिगिनिंग एट द एंड डिवाइड बाय 2, एट द बिगिनिंग प्लस एट द एंड डिवाइड बाय 2। तो रिप्लेसमेंट मेथड का क्या फॉर्मूला हो गया, कितने एम्प्लॉयज़ रिप्लेस हुए, कितने एम्प्लॉयज़ छोड़ के गए, ठीक है। इसमें क्या है, दिस मेथड टेक्स इनटू कंसिडरेशन एक्चुअल रिप्लेसमेंट। क्या है, एक्चुअल रिप्लेसमेंट देख रहे हैं हम, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ पर्सन्स लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे कंपनी में मान लो एवरेज कितने थे, 1000 थे, ठीक है, एवरेज हमारा 1000 है, और 200 एम्प्लॉयज़ छोड़ के गए, और 200 की जगह हमने 150 एम्प्लॉयज़ रख लिए। तो न्यूमरेटर में
200 आएगा या 150 आएगा, बोलो, सोचो। रिप्लेसमेंट देख रहे हैं हम, ठीक है, रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट देख रहे हैं पर्सन, रिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर पर्सन्स लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये जो जो छोड़ के जा रहे हैं उनका कुछ भी काम नहीं है, कितने रिप्लेस हो रहे हैं वो देखना है। तो रिप्लेसमेंट से डिवाइड करेंगे हम, न्यूमरेटर में रिप्लेसमेंट होगा, ठीक है। न्यू एम्प्लॉयज अपॉइंटेड ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपेंशन प्लान ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट इंक्लूडेड इन द नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है हम एक्सपांड कर रहे हैं, हम अभी तक हमारे एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट थी 1000, अब हमने कुछ एक्सपांशन किया तो हमारी एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट हो गई 1200। तो ये जो 200 की एडिशनल रिक्रूटमेंट है ना, इसको हम इग्नोर करेंगे, इसे हम काउंट नहीं करेंगे, इसे हम इग्नोर करेंगे। हम सिर्फ ये 1000 है ना, 1000 में कितने छोड़ के गए और उनके जगह कितने रिप्लेस हुए वही काउंट करेंगे, ठीक है। सिंपल फार्मूला, इसमें कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें तो कुछ किसी को भी क्वेरी आ ही नहीं सकती। नॉर्मल क्वेश्चन बेस्ड है ना, फार्मूला बेस्ड है, नाम में ही लिखा है रिप्लेसमेंट डिवाइड बाय एवरेज। अब उसी तरह सेकंड मेथड है सेपरेशन मेथड। सेपरेशन मेथड ये भी सिंपल है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय सेपरेटेड ड्यूरिंग द ईयर। कितने सेपरेटेड मतलब कितने लोगों ने काम छोड़ के गया, काम कितने लोग छोड़ के गए हमारे एग्जांपल में 200 लोग, तो यहाँ 200 से डिवाइड करेंगे। एक दूसरा मेथड है फ्लक्स मेथड। फ्लक्स मेथड क्या है, रिप्लेसमेंट प्लस सेपरेशन। एक बार सेपरेशन पढ़ लेते हैं। इन दिस मेथड एम्प्लॉय टर्नओवर इज मेजर्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सेपरेटेड ड्यूरिंग द पीरियड बाय द एवरेज टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑन पेरोल ड्यूरिंग द सेम पीरियड। एम्प्लॉय टर्नओवर, ठीक है। अब फ्लक्स मेथड, इसमें क्या है, रिप्लेसमेंट और सेपरेशन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सेपरेटेड प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिप्लेस ड्यूरिंग द पीरियड डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द पीरियड। एवरेज का फॉर्मूला मैंने पहले ही बता दिया, बिगिनिंग प्लस एंड डिवाइड बाय 2, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। एम्प्लॉयज टर्नओवर ड्यू टू न्यू रिक्रूटमेंट। Generally, employees recruited on account of expansion of an organizations are not considered for calculation of employee turnover, but it is considered that the newly recruited employees are also responsible for changes in the composition or workforce. Due to this the feature, some management accountants fail to take new recruitments for calculating the employee turnover. ये क्या बोलता है कि अभी जो फॉर्मूलाज हमने देखा है ना, उसमें न्यू रिक्रूटमेंट को इग्नोर किया हमने, जैसे कि मैंने यहाँ बताया। अभी तक 1000 चल रहे थे, अभी न्यू रिक्रूटमेंट कर दी हमने 200, हमारी रिक्वायरमेंट ही बढ़ गई, तो ये 200 को हम क्या कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, ठीक है। लेकिन कुछ अकाउंटेंट, कुछ कॉस्ट अकाउंटेंट को ये गलत लगता है, ठीक है। ये इसको हाईलाइट कर लो, एसेशंस मतलब द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स ज्वाइनिंग इंक्लूडिंग द रिप्लेसमेंट इज कॉल्ड एसेशंस। मतलब हमारे कंपनी में जितनी भी ज्वाइनिंग हो रही है, जितनी भी ज्वाइनिंग हो रही है, चाहे वो किसी के प्लेस में रिप्लेसमेंट क्यों ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एसेशंस, उसे हम कहते हैं एसेशंस। When the number of accessions are considered for measuring employee turnover, the employee turnover rate of by flux method may be computed by using any of the following expressions: number of separations plus number of replacement plus new joining, है ना, डिवाइड बाय एवरेज। अब नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट और नंबर ऑफ न्यू ज्वाइनिंग ये मिलके क्या होता है, एसेशंस होता है। रिप्लेस हो रहा है मतलब 90 एम्प्लॉय ज्वाइन कर रहे हैं जूने की जगह, और ये तो फ्रेश है एकदम न्यू ज्वाइनिंग, ये किसी की जगह ज्वाइन नहीं कर रहे। तो सिंपल है, नंबर ऑफ सेपरेशन जैसे क्या वैसा था, एसेशन आ गया, और ये एवरेज जैसे कि वैसा था, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो। अब हम देखेंगे इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो। कुछ भी नहीं है, जैसे कि मान लो कि अगर हमने ये जो डेटा कंपेयर किया, हमने ये जो एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो निकाला है, मान लो एक क्वार्टर का निकाला, हमें एक क्वार्टर का डेटा दिया था और हमें निकालना है एक साल का, तो सीधा सीधा डिवाइड बाय 1 इंटू 4 कर देंगे। एम्प्लॉय टर्नओवर रेट फॉर द पीरियड हमने निकाला कितना है, एक क्वार्टर का। नंबर ऑफ डेज इन दैट पीरियड, मतलब मैंने क्वार्टर का एग्जांपल ये यहाँ डेज दिया है, तो मान लो 90 डेज, तो इंटू 365 डेज। नॉर्मल है, जैसे कि हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं वही है, सिंपल है एकदम, कुछ भी नहीं है।
इक्विवेलेंट एम्प्लॉइज देखो हमने निकाला 90 डेज का निकाला है और हमें चाहिए 1 ईयर का। तो हम क्या करेंगे, जो जो आया वो आंसर उसको 90 डेज से डिवाइड करेंगे और 365 डेज से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल है। इलस्ट्रेशन नंबर 4। The accountant of Y Limited has computed employee turnover rates for the quarter ended 31st March 10%, 15%, 3% respectively। लिख लेते हैं। फ्लक्स का कितना निकाला है उसने, फ्लक्स का निकाला है 10%, रिप्लेसमेंट का निकाला है 5% और सेपरेशन मेथड से निकाला है 3%। ठीक है, कितने पीरियड का है ये देखो, एक क्वार्टर का है, 1 क्वार्टर का है। ठीक है, ये सिर्फ 1 क्वार्टर का है। इफ़ द नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस ड्यूरिंग द क्वार्टर इज 30, रिप्लेस्ड कितने बता रहा है वो, 30 बता रहा है, रिप्लेस्ड बता रहा है 30। फाइंड आउट द नंबर ऑफ वर्कर्स फॉर द क्वार्टर रिक्रूटेड एंड जॉइंट लेफ्ट एंड डिस्चार्ज इक्विवेलेंट एम्प्लॉय। सिंपल है, एकदम सिंपल है। इस पर हम लगाएंगे रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला। रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला आ रहा हमारा 5%, मतलब 5 डिवाइड बाय 100 इक्वल्स टू नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिप्लेस्ड डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इनटू 100। तो 5/100 इक्वल्स टू रिप्लेस कितना बता रहा है हमको, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिप्लेस कितना बता रहा है वो 30। तो 5/100 इक्वल टू 30 डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़, है ना। तो उस पर से हमको मिल जाएगा एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ कितने आ गए, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ आ गए हमारे 600। एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ आ जाएंगे हमारे 600। 30 इंटू 100 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू 600। ये आ गया हमारा एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़। ठीक है, अब हमें निकालना है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ रिक्रूटेड एंड ज्वाइन लेफ्ट एंड डिस्चार्ज इक्विवेलेंट एम्प्लॉइज़। चलो ट्राई करो, एक ट्राई दो उसको। ट्राई करो, सिंपल है एकदम। ठीक है, देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अब हम लगाएंगे एक बार सेपरेशन का फॉर्मूला। ठीक है, हम पहले हमें देखो क्या क्या डेटा मिल गया, एवरेज मिल गया, रिप्लेस मिल गया। अब हम एक बार निकाल लेते हैं सेपरेटेड। तो सेपरेटेड निकालेंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लेफ्ट एंड डिस्चार्ज। ठीक है, लेफ्ट एंड डिस्चार्ज। तो हम निकालेंगे एम्प्लॉई टर्नओवर रेट। ठीक है, कौन सी मेथड, सेपरेशन मेथड। क्या निकालेंगे, सेपरेशन मेथड। क्या है उसका फॉर्मूला, इक्वल्स टू नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेपरेटेड अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन रोल। तो सेपरेशन का रेट कितना दिया है हमें, 3%। कितना दिया है 3%, तो 3/100 इक्वल्स टू सेपरेशन का नंबर ऑफ एम्प्लॉय सेपरेटेड मालूम है क्या, नहीं, एस। एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने आ गए हमारे पास 600, तो हमें एस मिल जाएगा। कितने सेपरेट हुए 18, कितने सेपरेट हुए 18।
तो ये आ गया हमारा इसका आंसर। लेफ्ट एंड डिस्चार्ज कितना आ गया 18। अब निकालना है रिक्रूटेड एंड जॉइंड। रिक्रूटेड एंड जॉइंड रिक्रूटेड एंड जॉइंड। देखो पहले ही उन्होंने रिक्रूटेड एंड जॉइंड हमें पहले पूछा है, लेकिन हमें पहले सॉल्व यही करना पड़ेगा क्योंकि इसके बगैर हमें रिक्रूटेड एंड जॉइंड नहीं समझेगा। तो इसमें निकालेंगे हम बाय फ्लक्स मेथड। बाय फ्लक्स मेथड, फ्लक्स मेथड क्या है? नंबर ऑफ सेपरेशंस प्लस नंबर ऑफ एसेशंस, नंबर ऑफ एसेशंस डिवाइड बाय एवरेज। तो फ्लक्स मेथड से कितना दिया हुआ है? 10% दिया हुआ है, ठीक है, 10% दिया हुआ है। सेपरेशंस कितनी है? 18। स्टेप 1 यहाँ से लाया हमने 18, प्लस नंबर ऑफ एसेशंस पता है क्या हमें? नहीं। एवरेज पता है क्या? यस 600। तो उस पर से हमें एसेशंस पता चल जाएगा। कितना आ रहा है? 42। तो नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्रूटेड एंड जॉइंट कितना आ गया? 42 आ गया। अब वो कहता है कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो। हमने ये कितने पीरियड का निकाला? हमने एक क्वार्टर का निकाला, तो निकाल लेंगे इक्विवेलेंट टर्नओवर रेशियो निकाल लेंगे। इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो, इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो तो कैसा है? एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वार्टर्स। हमारे केस में एक ही है, इंटू 4 क्वार्टर्स, इंटू 4 क्वार्टर्स। तीनों मेथड से निकाल लो। फ्लक्स, फ्लक्स का कितना दिया है? 10% दिया है। 10 डिवाइड बाय 1 इंटू 4, 40%। सेपरेशन, सेपरेशन कितना दिया है? 3% दिया है। कितने क्वार्टर का? एक क्वार्टर का, तो 4 क्वार्टर का कितना? 12%। रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट कितना दिया है? 5%। कितना? एक क्वार्टर का, तो 4 क्वार्टर का कितना? 5 4 20%। ओके, तो सिंपल था एकदम, कुछ भी डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं थी। पूरा फार्मूला बेस्ड है और मैथमेटिकल है, डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है, डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है। पूरा फार्मूला बेस्ड है, मेथड है, फार्मूला अप्लाई करना है, आंसर मिल जाएगा।